अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास हिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। जैसा कि हमने कल देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडियन टेक्सटाइल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स कितनी मुतासर हुई, यहाँ के वीवर्स कितने मुतासर हुए और किस किस तरह से उन्हें काम के लिए मजबूर किया गया। इनके वेजेस भी रिड्यूस हो गए और आज हम देखेंगे कि मज़ीद अब इंडियन टेक्सटाइल्स को दूसरा सेटबैक क्या मिलता है और इंडियन वीवर्स जो 18th सेंचुरी में थे तो उन्हें किस तरह से एक बार फिर ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से आज हम देखते हैं कि मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। अब मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर है मशीन मेड प्रोड्यूस्ड गुड्स ऑफ ब्रिटेन। मशीन मेड गुड्स, machine made goods of ब्रिटेन, यानी ये वहाँ के लोकल प्रोडक्शन है, इसी को कहते हैं मैनचेस्टर। अब हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में शुरू हो गई थी और सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल मिल्स ये वजूद में आई थी और पूरे मुल्क में फैल गई थी अर्ली 18th सेंचुरी में। तो फिर हम देखते हैं कि ये मैनचेस्टर गुड्स, इनका असर क्या पड़ा जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हुआ इंग्लैंड में, तो इनके असरात क्या हुए। तो हम देखते हैं कि 1772 में हेनरी पोर्टालो, ये कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर होता है, ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हेनरी पोर्टालो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर होता है। ये देखता है और ये एक रिमार्क करता है कि इंडियन टेक्सटाइल्स जो हैं ये कभी रिड्यूस नहीं होंगे, इनकी डिमांड इंग्लैंड में कभी कम नहीं होगी। ये 1772 में ये कहता है, लेट 18th सेंचुरी में ये कहता है कि इंडियन टेक्सटाइल इतने फाइन हैं कि दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट जो है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो है, कॉटन प्रोडक्ट जो है दुनिया का, किसी भी कंट्री का, वो इंडियन इस प्रोडक्ट के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है और ब्रिटेन में भी इसकी डिमांड हर वक्त रहेगी। अब हम देखते हैं कि ये इनको खदशा था कि अब ये डिमांड जो है इंडियन टेक्सटाइल की, इंडियन कॉटन की, ये पूरे दुनिया में है और वर्ल्ड मार्केट में इसकी पूरी डिमांड है और ब्रिटेन में खासकर इसकी डिमांड थी। तो अब हम देखते हैं कि अर्ली लेट 18th सेंचुरी में अचानक क्या होता है, लेट 18th सेंचुरी से अचानक इंडियन कॉटन की डिमांड जो है ये डिक्लाइन हो जाती है, ये कम हो जाती है। 18th सेंचुरी लेट, या हम कहेंगे अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी से लेट 18th सेंचुरी या अर्ली 19th सेंचुरी से अचानक हम देखते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल्स और इस कॉटन की डिमांड जो है ये ड्रामेटिकली ये फाल हो जाती है, ये भाल हो जाती है। और इसकी फाल होने की वजह क्या है? इसके दो वजूहात हैं। नंबर 1, पहला रीजन इसका यह है कि जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई और वहां कॉटन मिल सेटअप हो गई और बहुत ज्यादा
प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार हो गए। अब कॉटन प्रोडक्ट्स वहाँ तैयार होने लगे। अब ब्रिटेन ने चाहा कि इनको मार्केट कहाँ मिलेगा, इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी पीपल हु रन इंडस्ट्रीज, जो ओनर्स थे, इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जो ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। अब चूंकि 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में अचानक डिक्लाइन होता है, इंडियन फाइन कॉटन की डिमांड इंग्लैंड में डिक्लाइन हो जाती है। इसके वजूहत क्या बनते हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंग्लैंड में थे यानी मिल ओनर्स जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, यानी प्रेशराइज द गवर्नमेंट, प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इम्पोज, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप ये जो हम इंपोर्ट करते हैं, ये जो इंपोर्ट हम करते हैं इंडिया से या दुनिया के बाकी मुल्कों से ये टेक्सटाइल्स, तो इन पर आप एक्सपोर्ट्स इन पर आप इम्पोज कीजिए, इम्पोज एक्सपोर्ट ड्यूटीज, यानी ये एक किस्म का टैक्स था, एक टैक्स था जो जिस ये टैक्स था जो इस पर लिया लेने के लिए कहा गया इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, इसलिए कि जब इन पर ये रेस्ट्रिक्शंस होंगी, इस पर टैक्स लगेगा, तो कम से कम माल इंग्लैंड में आएगा। तो अब गवर्नमेंट मजबूर हो गई, उन्होंने इस पर ये एक्सपोर्ट टैक्स, इस पर इम्पोर्ट टैक्स लगाया। किसी मुल्क में जब कोई किसी मुल्क की तरफ से जब माल आएगा, तो उस पर जब टैक्स लगेगा, इम्पोर्ट टैक्स, इस प्रोडक्ट को उस मुल्क में सेल होना है, तो उस पर उन्होंने ये टैक्स लगाया जिसको हम कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटीज। तो जब ये टैक्स इस पर लगा, तो इस तरह से रेस्ट्रिक्ट होने लगा माल। इस तरह से जब टैक्स ज्यादा बढ़ने लगा, तो इसमें गिरावट आ गई। अब ज्यादा इसका मकसद ही ये था कि ताकि ये जो इंपोर्ट्स हैं ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे। और दूसरा उन्होंने क्या किया, दूसरा काम कंपनी वालों ने ये किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये किया कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को परसुएड किया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को परसुएड किया कि आप ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इंग्लैंड में जो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो हैं, इन प्रोडक्ट को आप अपने मार्केटों में भेजिए, इंडियन मार्केट्स में इनको सेल कीजिए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाज परसुएडेड टू सेल द मैनचेस्टर प्रोडक्ट्स, यानी ब्रिटेन मेड प्रोडक्ट्स, मैनचेस्टर प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट्स। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इनको अपनी ही कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे अब इंग्लैंड से जो है अब इंपोर्ट होने लगा। अब इंग्लैंड से माल जो है ये एक्सपोर्ट होने लगा, इंग्लैंड से माल एक्सपोर्ट हुआ इंडिया की तरफ, और ये अब इंडिया के लिए इंपोर्ट्स बनी। अब इंडियन इंपोर्ट्स जो हैं, ये इंडियन इंपोर्ट्स जो हैं, जो 18th सेंचुरी तक इस ब्रिटेन से कोई मतलब टेक्सटाइल जो है, कोई टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो है ये एक्सपोर्ट नहीं होता था। लेकिन अब जो है, अब अर्ली 19th सेंचुरी से अब ये जो है, ये जो ब्रिटेन मशीन मेड प्रोडक्ट्स, दीज मैनचेस्टर प्रोडक्ट्स अब फ्लो होने लगे इंडियन मार्केट्स में। अब ये जो हम देखते हैं 1811, 12 में जब रेस्ट्रिक्ट हो गए इंडिया का ये माल, जब रेस्ट्रिक्ट हो गया, जब ये हम देखते हैं कि जब इम्पोज हो गई इस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज, तो इस तरह से कितना माल रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो 1811-12 से 33% माल जो था इंडिया से जाता था।
और 1851 में हम देखते हैं ये 3% रह गया। यानी जब ये दो एकदम इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये दो स्टेप्स उठाए, एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक तो ये इंपोर्ट ड्यूटीज इस इंडियन टेक्सटाइल्स पर इंपोज किए, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो कंपेल किया गया कि आप इन मैनचेस्टर प्रोडक्ट्स को आप इंडियन मार्केट्स में सेल करो, तो उस वजह से जो है इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं ये फॉल हो गई। 1811 यानी अर्ली 19th सेंचुरी में ये 33% थे, तो फिर 1850 और 51 में यानी मिड 19th सेंचुरी में हम देखते हैं ये 3% रहते हैं। तो इस तरह से इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है ये कम हो गई। अब हम क्या देखते हैं, तो आगे हम क्या देखते हैं, अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये जो ये जो ब्रिटेन एक्सपोर्ट्स हैं, ब्रिटेन के वो मैनचेस्टर प्रोडक्ट्स ये किस तरह बढ़ जाते हैं। यानी अर्ली 1850 में ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स क्या हैं, ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स यानी जो माल ब्रिटिश से इंडिया की तरफ आता है, अब ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो इंडिया की तरफ ब्रिटिश से आते हैं उनकी तादाद क्या है, 1850 में वो 33% हैं। 33% एक्सपोर्ट्स जो ब्रिटिश से माल आता है इंडियन मार्केट्स में। और फिर हम 1870 में ये बढ़कर 50% बन जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अब जो है अब ये इंडियन मार्केट्स जो हैं ये फुल हो जाते हैं, यहाँ ब्लक ऑफ ये प्रोडक्ट्स यहाँ मार्केटों में अब आने लगा। तो इसके असरात क्या पड़ी। अब हम देखते हैं कि इसके असरात सबसे पहले ये हुए कि ये जो इंडियन जो एक्सपोर्ट ये इंडियन एक्सपोर्ट जो था, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है ये कोलैप्स हो गई। इंडिया से जो माल एक्सपोर्ट होता था वो कोलैप्स हो गई। और दूसरी वजह यह है कि इंडियन मार्केट्स में ये जो हिंदुस्तान का जो अपना फाइन कॉटन जो वीवर्स की तरफ से या क्राफ्ट्समैन की तरफ से जो माल प्रोडक्ट्स आते थे उनकी डिमांड भी नहीं रही, क्योंकि अब माल अवेलेबल था इंडियन मार्केट्स में, ये ब्रिटेन का माल अवेलेबल था। और इस तरह से वीवरों को भी एक सेटबैक लगा और एक्सपोर्ट जो माल होता था वो भी कोलैप्स हो गए। तो एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हो गए और इंडियन मार्केट्स में भी जो हिंदुस्तान का माल जो बिकता था वो भी मुतासिर हुआ। ये इसके असरात बने। और दूसरे असरात इसके ये हुए कि 1860 से हम देखते हैं ये पहला सेटबैक था। अब जो इंडियन वीवर्स जो थे, अब इनका माल जो था, ये मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो थे ये सस्ते दामों में बेचे जाते थे। इनका प्राइस जो था ये कम था, ये चीप थे। और लेकिन इंडियन क्लॉथ का प्राइस जो था ये कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे इनकी कीमत ज़्यादा थी, क्योंकि ये फाइन माना जाता था। लेकिन अब जबकि मार्केट में ये जो ब्रिटेन से ये माल ज़्यादा से ज़्यादा अब मार्केट में अवेलेबल था, अब ये जो इंडियन ये प्रोडक्ट जो है ये अब इसका मुकाबला नहीं कर सका, इसके साथ कंपीट नहीं कर सका, जिसकी वजह से यहाँ के वीवर्स जो हैं ये बुरी तरह से मुतासिर हुए। और आगे 1860 से एक और सेटबैक इनको मिलता है कि हम देखते हैं 1860 से यहाँ जो है ब्रिटेन अमेरिका से ये जो रॉ कॉटन ये जो इंपोर्ट करता था। तो लेकिन अमेरिका में सिविल वार की वजह से अमेरिका से ये रॉ कॉटन की सप्लाई ब्रिटेन को बंद हो जाती है। तो अपनी कंपनी को, अपनी इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए इसको दूसरे मार्केट तलाश करने पड़े। तो अब जब अमेरिका से जब ये मतलब मार्केट बंद हुआ, ये इंपोर्ट्स बंद हो गए, रॉ मटेरियल नहीं मिला, रॉ कॉटन नहीं मिला, तो फिर ब्रिटेन ने इंडिया की तरफ रुख किया। अब ब्रिटेन ने इंडियन मार्केट्स की तरफ रुख किया, यहां से रॉ कॉटन हासिल करना शुरू किया। जब यहाँ इंडिया में ब्रिटेन ने रॉ कॉटन हासिल करने की कोशिश की तो यहाँ रॉ कॉटन की डिमांड बढ़ गई। तो जब डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस पे हाई हो गई।
अब 1860 में हम देखते हैं, अब यहाँ के लोकल वीवर्स जो थे, ये क्राफ्ट पर्सन जो थे, ये भी रॉ कॉटन परचेज करते थे, लेकिन अब ब्रिटेन भी यहाँ से ही रॉ कॉटन परचेज करता था, जिसकी वजह से रेट्स हाई हो गई थी। अब वीवरों के लिए एक और परेशानी हो गई कि अब ये बहुत महंगे दामों इनको अब रॉ फाइन कॉटन परचेज करना, बाई करना पड़ता था, फिर इसको वीव करना पड़ता था, फिर जब ये मार्केट में इसको लेते थे वहां इनको वो रेट नहीं मिलता था। तो इस तरह से इनको फिर इनकी इनकी ये जो बिजनेस थी, ये काम जो इनका था, ये बुरी तरह से मुतासिर हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब ये मैनचेस्टर गुड्स जब अमेरिका से आए तो इस तरह से किस तरह ये मुतासिर हो गए, हमारे वीवर्स या इंडियन टेक्सटाइल किस तरह मुतासिर हुई। और इसके साथ साथ फिर 1860 से ही एक और जो यहाँ ये जो फैक्ट्रियां अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से फैक्ट्रियां सेटअप हो जाती हैं। फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो बम्बई में 1854 में इस्टेब्लिश हो जाती है। फिर इसके बाद 2 साल के बाद फिर 4 और मिल्स तैयार हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कि 94,000 स्पिंडल्स और लूम्स तैयार हुए, और ये जो मतलब बहुत सा माल अब यहाँ इंडियन इंडस्ट्रीज में ये जो अब प्रोडक्ट तैयार होने लगे। तो इस तरह से ये वीवर्स जो हैं ये बेचारे बुरी तरह से मुतासर हुए। इनकी ये जो जिंदगी थी ये बुरी तरह से जो इस काम की वजह से अपना रोजगार कमाते थे, बुरी तरह से मुतासर हुए। ये आज था इसके हवाले से कि मैनचेस्टर जो है यानी मशीन मेड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन जब इंडिया पहुंचे और किस तरह से ब्रिटेन ने यहाँ की ट्रेड को बाईपास किया और यहाँ के प्रोडक्ट्स को ये जो इसकी कीमत कैसे गिराई और यहाँ के वीवर्स को कैसे सेटबैक हुआ। तो इस तरह से हमने आज देखा। कल हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है।